और वेलकम टू एनालिस्ट एस्टीमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट, ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे। हमारा काफ़ी रिसर्च एआई टूल से आता है और एआई कभी-कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। इसीलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह लें, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर करें। तो आज हम E2E नेटवर्क्स लिमिटेड पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, अर्निंग्स कॉल्स हैं और कुछ इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ। और इन सब को देख कर ना एक बहुत ही अजीब सी कहानी सामने आ रही है। अजीब कैसे? देखिए, कागज पर तो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है, रेवेन्यू आसमान छू रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट से पैसा बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। और रियल कैश के बीच इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? राइट। E2E नेटवर्क्स एक हाई ग्रोथ वाले AI क्लाउड सेक्टर में है, पर सवाल ये है कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल है? ठीक है, तो चलिए इन्हीं रिपोर्ट्स को खोलकर देखते हैं। लेट्स अनपैक दिस। जरूर। शुरुआत करते हैं रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी से। ये समरी हमें सेक्टर के बारे में क्या बताती है, मतलब बड़ी पिक्चर क्या है? देखिए, सेक्टर की थीसिस बहुत क्लियर है। इंडिया का क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट और खास करके AI ML वाला जो सेगमेंट है, हाँ, वो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। इसके पीछे बेसिकली 3 बड़े ड्राइवर्स हैं। पहला, AI/ML का अडॉप्शन बढ़ रहा है। दूसरा, सरकारी इनिशिएटिव्स जैसे इंडिया AI मिशन। राइट, वो काफी पुश दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि कंपटीशन बहुत है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है और एडवांस्ड GPUs की जो सप्लाई चेन है वो हमेशा आसान नहीं होती। तो इतने क्राउडेड और चैलेंजिंग मार्केट में E2E नेटवर्क्स खुद को कहाँ पोजीशन कर रहा है? उनका एज क्या है? यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कंपनी थीसिस के हिसाब से E2E खुद को एक लीडिंग डोमेस्टिक हाइपरस्केलर के रूप में देखती है। डोमेस्टिक हाइपरस्केलर? हाँ, जिसका पूरा फोकस AML पर है। उनके पास आप कह सकती हैं 3 बड़े हथियार हैं। अच्छा। एक, उनका अपना सॉफ्टवेयर सील AML प्लेटफॉर्म। दूसरा, एनवीडिया के साथ एक बहुत क्रूशल पार्टनरशिप जो उन्हें वो GPUs दिलाती हैं जिनकी मार्केट में कमी है। ठीक है। और तीसरा और सबसे बड़ा कॉस्ट, उनका दावा है कि वो ग्लोबल जायंट्स जैसे AWS या अजोर से 60% तक सस्ते GPU कंप्यूट दे सकते हैं। 60%, 60% सस्ता। That's a massive cost advantage. बिल्कुल। और उनके पास L&T जैसा बड़ा पार्टनर भी है और FY25 में उन्होंने काफी कैपिटल भी रेज किया है। तो इन सब से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ समरी कैसी दिखती है? देखिए, फाइनेंशियल्स की समरी थोड़ी ट्रिकी है, एक डबल एज्ड सॉर्ड जैसे। ट्रिकी कैसे? एक तरफ तो सब बहुत अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए जबरदस्त है। FY25 में 73.6% साल दर साल। हाँ, 73.6% इज ह्यूज। एग्जैक्टली। मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, फ्री कैश फ्लो? हाँ, फ्री कैश फ्लो, वहां पर सारी परेशानी है। अच्छे प्रॉफिट्स के बावजूद कंपनी का FCF FY24 और FY25 दोनों में हेवीली नेगेटिव है। सीधे शब्दों में वो तेजी से पैसा जला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हाई कैश बर्न। ओके, तो यहीं से हमारी पहली शुरुआत होती है। प्रॉफिट है पर कैश नहीं। समरी में इसके पीछे क्या वजह बताई गई है और इससे जुड़े सबसे बड़े रिस्क क्या हैं? वजह साफ है, मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो नए डेटा सेंटर्स और GPUs में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और यहीं से रिस्क निकलते हैं। पहला, एग्जीक्यूशन रिस्क। इतना बड़ा प्लान है, क्या वो इसे टाइम पर पूरा कर पाएंगे? दूसरा, यही नेगेटिव FCF। राइट। ये हाई कैश बर्न कब तक चलेगा? और तीसरा, उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यानी PBT, वो काफी हद तक वन ऑफ अदर इनकम पर निर्भर है। वन ऑफ मतलब ये इनकम उनके बिजनेस से नहीं, बल्कि फंडरेज की गए कैश पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे आ रही है। ये सस्टेनेबल नहीं है। गॉट इट। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए इंडस्ट्री की बड़ी तस्वीर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये नंबर्स, ये ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है? यहाँ के नंबर्स काफी स्टैगरिंग हैं। इंडिया का जो IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पब्लिक क्लाउड मार्केट है, हाँ, वो 2029 तक $12.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये लगभग 26% CAGR से बढ़ रहा है। 26% CAGR आम क्लाउड मार्केट के लिए ये अपने आप में काफी इंप्रेसिव है। लेकिन असली कहानी तो GPU मार्केट में है
है ना, जहां E2E खेल रहा है। बिल्कुल। यहाँ आके गेम पूरा बदल जाता है। इंडियन क्लाउड जीपीयू मार्केट जो 2023 में सिर्फ $80 मिलियन का था, सिर्फ $80 मिलियन। हाँ, वो 2032 तक 1.3 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। वाओ। ये 36.5% का CAGR है। तो ये एक हाइपर ग्रोथ सेगमेंट है। इसके पीछे वही इंडिया AI मिशन, एंटरप्राइजेज में AI अडॉप्शन और डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसीज हैं जो इंडियन प्लेयर्स को फेवर करती हैं। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी तो बेशक बहुत बड़ी है, मतलब इसलिए E2E इतना अग्रेसिव बेट ले रहा है। एग्जैक्टली। अब जूम इन करते हैं E2E के बिजनेस मॉडल पर। ये कंजम्पशन बेस्ड मॉडल काम कैसे करता है? मॉडल आसान है। वो एडवांस GPUs खरीदते हैं, उस पर अपना सॉफ्टवेयर सील AI ML प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करते हैं और इसे AI फर्स्ट कंपनीज, स्टार्टअप्स और बड़े एंटरप्राइजेस को पे एज यू गो बेसिस पर रेंट पर देते हैं। ओके, पे एज यू गो। हाँ, जितना कंप्यूट पावर यूज करोगे उतना पे करोगे। उनकी एनविडिया पार्टनरशिप उन्हें लेटेस्ट GPUs की सप्लाई इंश्योर करती है राइट। और L&T पार्टनरशिप उन्हें बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स तक पहुंचाने में मदद करती है। मैंने उनके रेवेन्यू मिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा। पहले वो ज्यादातर इंडियन मार्केट पर फोकस थे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं ना? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव है। इंडिया के बाहर से आने वाला रेवेन्यू जो FY24 में सिर्फ 9% के आसपास था, वो FY25 में बढ़कर लगभग 34% हो गया। दैट्स अ ह्यूज जंप। तो इसके क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। एक, वो ग्लोबल डिमांड को टैप कर पा रहे हैं, शायद अपने कॉस्ट एडवांटेज की वजह से, और दूसरा, वो एक ही मार्केट पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। स्मार्ट मूव। हाँ, और इसके अलावा उनके मार्जिन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY25 में ग्रॉस मार्जिन 81.4% और ऑपरेटिंग मार्जिन 46.4% था। ये दिखाता है कि उनके पास प्राइसिंग पावर है। तो अगर हम उनके कंपेटिटिव मोट यानी उनकी खासियत को समराइज करें तो क्या होगा? मतलब क्यों कोई AWS छोड़कर E2E के पास आएगा? देखिए, 4 मुख्य कारण हैं। पहला है स्केल। Q4 FY25 तक उनके पास लगभग 3700 GPUs थे, जो डोमेस्टिक लेवल पर काफी बड़ा नंबर है। ठीक है। दूसरा, उनका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सील AI ML। तीसरा, एनविडिया के साथ उनकी स्पेशल पार्टनरशिप। और चौथा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कॉस्ट लीडरशिप। हाँ, वो 60% वाला पॉइंट। बिल्कुल, ग्लोबल प्लेयर्स के सामने 60% तक सस्ता होना एक बहुत बड़ा ड्रॉ है, खासकर स्टार्टअप्स और कॉस्ट कॉन्शियस एंटरप्राइजेस के लिए। ये सब स्ट्रैटेजिक बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। एनवीडिया पार्टनरशिप, L&T फंडिंग, 60% कॉस्ट एडवांटेज। लेकिन क्या ये सब नंबर्स में दिखता है? लेट्स गेट इनटू द फाइनेंशियल्स एंड सी इफ द मैथ एड्स अप। और यहीं पर कहानी में वो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अच्छा। अगर आप सिर्फ इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो लगेगा सब आलीशान है। FY21 से FY25 तक रेवेन्यू 46.8% CAGR से बढ़ा है। ये फैंटास्टिक है। नियरली 47% ग्रोथ, साल दर साल, वो भी 4 साल तक। कमाल है। तो फिर कैच कहाँ है? कैच शुरू होता है जब आप P&L स्टेटमेंट में थोड़ा नीचे देखते हैं। FY25 में डिप्रिसिएशन 281% और फाइनेंस कॉस्ट्स 266% बढ़ गए। वो ये नंबर्स चीख कर कह रहे हैं कि कंपनी ने एसेट्स खरीदने पर और उसके लिए लोन लेने पर जबरदस्त पैसा खर्च किया है। राइट। लेकिन इससे भी बड़ी रेड फ्लैग है अदर इनकम में, जिसमें 2313% की उछाल आई है। वेट, 2300%? 23 टाइम्स? ये अदर इनकम में अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये तो बिजनेस ऑपरेशन से नहीं लगता। बिल्कुल सही पकड़ा, ये बिजनेस से नहीं आ रहा। ये बेसिकली उन्होंने जो बड़ा फंड रेज किया था, उस कैश पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये वो है। अच्छा, तो ये वन टाइम बूस्टर है। एग्जैक्टली, ये एक टेम्पररी बूस्टर है, असली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं। ये PBT को सुंदर दिखाता है, पर ये एक इल्यूजन है। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट थोड़ी मिसलीडिंग है। अब बैलेंस शीट और कैश फ्लो की तरफ आते हैं। यहाँ क्या कहानी है? आई एम गेसिंग यहाँ हमें असलियत के दर्शन होंगे। की हेल्थ अचानक सुधर गई। डेट टू इक्विटी रेशियो जो पहले 1.45 था, वो गिरकर 0.07 हो गया। मतलब कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री है। हाँ, और करंट रेशियो भी 0.7 से बढ़ के 1.7 हो गया। मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है ना? हाँ, मैंने डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग यानी DSO के नंबर्स देखे। हाँ, आपने सही पॉइंट नोट किया। DSO का मतलब आम भाषा में ये है कि कंपनी को अपने कस्टमर से पैसे लेने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है,
ये FY24 में सिर्फ 6 दिन था, जो FY25 में बढ़कर लगभग 14 दिन हो गया, डबल से भी ज्यादा। तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। हो सकता है या तो वो बड़े क्लाइंट्स को ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं या कलेक्शंस में दिक्कत आ रही है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जहां से हमारी पूरी चर्चा शुरू हुई थी, कैश फ्लो। यही इस पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी CFO स्ट्रांग है। लेकिन उसके ठीक बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। हाँ, और वो इतना ज्यादा है कि फ्री कैश फ्लो यानी FCF हेविली नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब साफ है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट दिख रहा है वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली सारा ऑपरेशनल कैश और उससे कहीं ज्यादा नए एसेट्स खरीदने में जा रहा है। तो इस पूरे खेल का उनके रिटर्न मैट्रिक्स पर क्या असर हुआ? जब आप इतना नया कैपिटल डालते हैं तो ROE और ROC जैसे रेशोज पर तो इम्पैक्ट आएगा ही। बहुत बड़ा इम्पैक्ट। FY25 में ROE 36.8% से गिरकर सिर्फ 5.7% रह गया। That's a huge drop. हाँ, और ROCA 22.9% से गिरकर 4.8% पर आ गया। इसको ऐसे समझिए, आपने एक छोटी सी दुकान से बहुत मुनाफा कमाया, फिर आपने एक बड़ा लोन लेकर पूरा मॉल खरीद लिया। आपकी नेटवर्थ बढ़ गई, लेकिन जब तक मॉल की दुकानें किराए पर नहीं चढ़ जाती, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जीरो ही दिखेगा ना। सही बात है। ये E2E अभी उसी फेज में है। इक्विटी बेस बहुत बढ़ गया है, लेकिन उन नए एसेट्स ने अभी पूरी तरह से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं किया है। ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो ये सब मैनेजमेंट की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उनके फाउंडर्स आखिर करना क्या चाहते हैं, और इसमें गवर्नेंस के आसपास कोई चिंता है? फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। देखिए, मैनेजमेंट जिसे फाउंडर्स ही लीड कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्रिस्टल क्लियर है। AML मार्केट में अग्रेसिव ग्रोथ, चाहे उसके लिए कितना भी कैपेक्स करना पड़े। गो बिग और गो होम। हाँ, वही वो अब बड़े एंटरप्राइज कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। रही बात प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, वो 59.71% से घटकर 40.31% हो गई है। इसका मुख्य कारण L&T जैसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को फंडिंग के लिए इक्विटी देना है। तो इससे तो गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए। करेक्ट। जब एक L&T जैसा बड़ा नाम बोर्ड पर आता है तो गवर्नेंस इंप्रूव होती ही है। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, नंबर्स देख लिए। अब सारे रिस्क्स को एक साथ रखते हैं। इंडस्ट्री, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल, तीनों फ्रंट्स पर सबसे बड़े खतरे क्या हैं? इंडस्ट्री लेवल रिस्क तो वही है, GPU सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट आ गई या कंपटीशन ने प्राइस वॉर शुरू कर दिया। स्टैंडर्ड रिस्क्स। हाँ, लेकिन E2E के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिस्क है एग्जीक्यूशन। उनके बुक्स में 63,618 लाख रुपए का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी CWIP है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट टाइम पर और बजट में कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला वही नेगेटिव FCF, दूसरा PBT का वन ऑफ अदर इनकम पर डिपेंड करना, और तीसरा वो बढ़ता हुआ DSO, जिससे आगे चलकर एग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन की चिंता भी हो सकती है। मतलब क्या वो रेवेन्यू बुक कर रहे हैं जिसका कैश आने में बहुत टाइम लगेगा, या रिस्क है? एग्जैक्टली। तो इन सबको जोड़कर देखें तो आखिरी राय क्या बनती है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये है कि E2E नेटवर्क्स एक मेक और ब्रेक फेज में है। मेक और ब्रेक। हाँ, ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टोरी है। उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, L&T और Nvidia जैसी पार्टनरशिप्स और फंडिंग सब बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सब कुछ उनके एग्जीक्यूशन पर टिका है। हाँ, बिल्कुल। वो अकाउंटिंग प्रॉफिट और नेगेटिव फ्री कैश फ्लो के बीच का जो गैप है, वही इस कंपनी की असली कहानी है। तो आखिर में अगर किसी को इस कंपनी पर नजर रखनी है तो वो कौन से की मैट्रिक्स हैं जिन्हें ट्रैक करना चाहिए? बेसिकली 4 चीजें हैं जिन पर हर क्वार्टर नजर रखनी होगी। पहला, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, जो नए GPUs लगाए हैं वो कितने यूज हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, FCF जनरेशन, क्या नेगेटिव FCF कम हो रहा है। तीसरा, DSO ट्रेंड्स, क्या कलेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं। राइट। और चौथा, CWIP का एसेट्स में कन्वर्जन, क्या प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे हो रहे हैं। हाँ। और इन सब के ऊपर L&T पार्टनरशिप से कितने बड़े क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं, ये देखना सबसे जरूरी होगा। ये E2E नेटवर्क्स की एक काफी कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर थी। हमने उनकी स्ट्रैटेजी, उनके फाइनेंशियल्स और उनके रिस्क्स सब पर बात की। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। इस तरह के मैसिव कैपिटल बर्न को देखते हुए मुख्य सवाल सिर्फ AI अपॉर्चुनिटी के साइज का नहीं है। वो फिर क्या है? असली सवाल है टाइमिंग और एफिशिएंसी का।
कंपनी ने जो करोड़ों का कैपेक्स किया है उससे एक्चुअल सस्टेनेबल कैश फ्लो में बदलने में कितना टाइम लगेगा? क्या फ्री कैश फ्लो की कहानी पॉजिटिव हो पाएगी और क्या ये अगले फंडिंग राउंड की जरूरत से पहले हो पाएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। और